Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 5th of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 5 जून 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है इराक को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? In the geographical context, the Carnian pluvial episode is primarily known for causing. आपने बताना है जो ये टर्म है कार्नियन प्लूवियल एपिसोड, ये किस चीज को डिनोट करता है। ऑप्शन नंबर ए, अ मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन और ग्लोबल कूलिंग। एक बड़े वॉल्केनिक इरप्शंस को, ज्वालामुखी के विस्फोट को या ग्लोबल कूलिंग को बताता है। या ऑप्शन नंबर बी, अ पीरियड ऑफ वाइड स्प्रेड ग्लेशिएशन और आइस शीट्स, यानी पूरी तरह से यहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं वो बढ़ना है ना, जो आइस है, बर्फ है, उसको यहाँ पर कह सकते हो बढ़ता हुआ दिखाता है, उसको ये डिनोट करता है। या ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंटेंस ग्लोबल रेनफॉल, जो एक बहुत ज़्यादा भीषण दुनिया में जो बारिश होती है, या ये उसको दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी कि भाई ये दर्शाता है एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स को, जो डायनासोर्स खत्म हुए उसके बाद जो यहाँ पर मैमल्स बढ़े, मैमल्स का राइज हुआ, डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ, क्या ये उसको डिनोट करता है। तो बताना यहाँ पर दोस्तों ये इसका सही उत्तर कौन सा है। इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर इलेक्शंस के बारे में। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आज का अगर द हिंदू न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है या देख लिया है तो आपने देखा होगा, अगर आप उसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो उठा के साइड में रख दिया होगा, क्योंकि वैसा कुछ है नहीं। लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। मैंने भी जब न्यूज़पेपर देखा तो मैं सोच रहा था आज वीडियो नहीं लाते हैं, फिर सोचा चलो पूरे इलेक्शंस की डिटेल शेयर करते हैं। जो पिछले एक महीने में इलेक्शंस हुए, कल 4 जून को उनका परिणाम देखने को मिला। अब परिणाम ने हमने देखा कि जो अपोजिशन है वो स्ट्रांग हुआ, ठीक है, बीजेपी की सीट्स कम हुई। तो अभी दोस्तों यहाँ पर इसके पीछे के रीजंस क्या है उसको लेकर 1-2 एडिटोरियल भी हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आज के अखबार को उठाकर पेज नंबर 1 से लेकर आखिरी वाले पेज तक भी जाओगे तो केवल और केवल इलेक्शन रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, काम की कोई खबर ऐसी नहीं है। बट ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो वैसे आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे, पूरे के पूरे इस पॉलिटिकल सिनेरियो में, इन इलेक्शंस में हुआ क्या, और ये पॉलिटिकल पार्टीज आज के समय पर कहाँ पर किस किस तरीके से इनको गेन हुआ है। बहुत डिटेल से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। वैसे आपको पता होगा पॉलिटिकल सिनेरियोज में ज़्यादा डिस्कस करता नहीं हूँ, बट आज मौका मिला है तो डेफिनेटली यहाँ पर चर्चा करेंगे पूरे देश के इलेक्शंस के बारे में। लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन पूरे देश का रहा, सबका रहा, आपका भी रहा होगा, वो क्वेश्चन था एग्जिट पोल के ऊपर। पता है ना आपको एग्जिट पोल क्या होते हैं? दोस्तों एग्जिट पोल यहाँ पर वो पोल्स होते हैं जो इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले बता देते हैं कि हाँ भाई कौन सी गवर्नमेंट बन रही है और किसको कितना सीट मिल रही है। अब कौन सी गवर्नमेंट बन रही है उसको सबको लोगों को उसका अंदाजा था कि यहाँ पर जो एनडीए है वो वापस सरकार बनाएगी, बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी, ऐसा यहाँ पर देखा जा रहा था। लेकिन दोस्तों एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाए गए थे वो आंकड़े बहुत ही ज़्यादा गलत साबित हुए, जिसका एक असर स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिला। कल बहुत खतरनाक तरीके से स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, आपने देखा होगा। तो पहला क्वेश्चन लोगों ने उठाया, आपने देखा होगा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, एग्जिट पोल क्या था ये, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। मतलब टुडे एक्सिस का 2014-2019 का जो ये डेटा है वो सही था, उन्होंने बिल्कुल सही आंकड़ा लगाया। टुडे चाणक्य उन्होंने भी यहाँ पर बिल्कुल सही बताया है इतिहास में। लेकिन अब की बार तो पूरा का पूरा मामला ही पलट गया, क्योंकि दोस्तों जब हम बात करते हैं बीजेपी की यानी एनडीए की, ठीक है, एनडीए बीजेपी है क्योंकि एनडीए बोलते हैं, और भी पार्टीज इसमें एसोसिएटेड हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो
टुडेज एक्सेस ने बोला था कि एनडीए को सीट मिलेगी 361 से लेकर 401 के आसपास, 400 पार कर दिया गया था। और टुडेज चाणक्य इन्होंने भी यहाँ पर 415 कर दिया था, जिसके बेसिस पर लोगों को बिल्कुल एक श्योरिटी आ चुकी थी कि अब की बार बीजेपी 400 पार करने वाली है। ये ऐसा यहाँ पर दिख रहा था क्योंकि ये दो वो एजेंसियां हैं दोस्तों जिन्होंने इतिहास में भी बिल्कुल सटीक तरीके से यहाँ पर इन्होंने नंबर्स दिए हैं इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन इन दोनों को अगर साइड करें, जितने भी सारे के सारे यहाँ पर एजेंसियां हैं, सब ने दोस्तों 350 से ऊपर ही रखा कि बीजेपी को 350 से लेकर 383 के आसपास सीट मिलेंगी, 371 से लेकर 401, 358, 350 से नीचे कोई है ही नहीं। लेकिन दोस्तों रियलिटी जो ग्राउंड लेवल पर देखने को मिली वो बहुत ही ज़्यादा अलग थी, सभी लोगों के लिए शॉकिंग थी। ठीक है, इस एग्जिट पोल को तो देखकर खतरनाक तरीके से लोग, इसलिए वैसे क्वेश्चन उठ रहा था एग्जिट पोल पर, यह हुआ क्या समझ में नहीं आ रहा। इसके बेसिस पर मैंने 3 जून को एक वीडियो भी बनाया था क्योंकि 2 जून को लगातार एग्जिट पोल्स के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको दिख रहे थे। अब ये परिणाम क्या निकला, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। और लास्ट में ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में वीडियो के में हम ये भी डिस्कस करेंगे ऑपोजिशन स्ट्रांग हुआ है तो क्यों स्ट्रांग हुआ है इस बार, और बीजेपी अगर आज के समय पर कमजोर पड़ी है तो वो क्यों पड़ी, उसके पीछे कुछ आर्टिकल्स भी लिखे गए राइटर्स के थ्रू, इकोनॉमिस्ट के थ्रू, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अब दोस्तों जैसे मैं आपको बता चुका हूं, अगर हम बीजेपी अकेली पार्टी की बात करें, वैसे इसको एनडीए बोलते हैं क्योंकि इसमें और भी जो पार्टीज है वो मेंशन्ड है, लेकिन केवल बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी को लगभग 240 सीट आज के समय पर मिली हैं। और आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में 543 सीट के ऊपर यह इलेक्शन हुआ था, और इन 543 सीट में कम से कम आधी यानी कि 272 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन यहां पे 272 बीजेपी ने आंकड़ा पार तो किया, लगभग 292 सीट्स आई, 292 सीट्स आई, लेकिन वो जो दोस्तों 292 हुई हैं वो अलायंस के बेसिस पर हुई हैं, कुछ और पार्टीज का एक तरीके से गठबंधन के बेसिस पर सरकार बनी है। अगर हम केवल बीजेपी की बात करेंगे तो वो 240 है। ठीक है, तो ये ग्राफ यहां पे आपको नजर आएगा। अगर केवल अकेली बीजेपी यहां पर इस 272 को क्रॉस कर जाती, या 280 हो जाती, 285 हो जाती, 300 हो जाती, नो मैटर, तो उस समय पर बीजेपी केवल अपने दम पर स्ट्रांग होती। यहां पर वो जो स्ट्रांग है, वो जो वर्ड है दोस्तों, वो यहां पर आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट अब जो कह सकते हैं कि एलाइज में बनी हुई है। ठीक है, अब इसमें और भी पॉलिटिकल पार्टीज मिली हुई हैं, गठबंधन के बेसिस पर यहां पर आप कह सकते हो ये भी एक सरकार बनी है। हालांकि यहाँ पर दूसरी सरकार बनती वो भी गठबंधन के बेसिस पर ही बनती, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट्स आपको ये दिखा रहे हैं बीजेपी की अकेली 240 सीट्स हमको नजर आएंगी 543 में से। लेकिन इसमें जो सहयोग मिला है अलग अलग पार्टीज का, सबसे ज्यादा आज के समय पर नजर है टीडीपी के ऊपर और जेडीयू के ऊपर, और टीडीपी से ज्यादा तो जेडीयू के ऊपर नजर है। अब जो जेडीयू है दोस्तों, आपको पता है नीतीश कुमार यहाँ पर दोस्तों उसको लीड कर रहे हैं। बिहार में यहाँ पर उन्होंने सरकार बनाई, बट नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में मिले हुए हैं। थोड़े दिनों पहले यहाँ पर मिले थे, उससे पहले वो इंडिया अलायंस के साथ में थे, याद होगा आपको। तो वो इस तरीके से अपनी पोजीशंस चेंज करते हुए आए हैं हमेशा से। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा डर कल लोगों को देखने को मिला था, लोगों ने बहुत सारे मीम्स भी शेयर किए थे, क्या जो नीतीश कुमार है अब की बार पलटेंगे या नहीं पलटेंगे। आपको पता होगा एक टर्म इनके लिए यूज किया जाता है पलटू राम, कई बार आपने सुना भी होगा कि कई बार यहाँ पर बदल चुके हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि क्योंकि एक बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। अभी यहाँ पर बीजेपी को क्या करना होगा कि जो भी, और ये जो इन्होंने 2 पार्टीज की सहायता से सरकार बनाई है, टीडीपी हो गई है ना आंध्र प्रदेश के अंदर में, और जेडीयू हो गई, इनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अगर केवल 272 सीट पे यहाँ पर बीजेपी स्ट्रांग होती तो वो खुद से डिसीजंस ले सकती थी, लेकिन अभी साथ में लेकर चलना होगा, जो भी चीज़ें होंगी उस पर इनका भी सुनना होगा। ठीक है, और इस चीज़ में कई बार चीज़ें बदल जाती हैं गवर्नमेंट के लिए, एकदम सरकार पलट जाती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें शिवसेना की 7 सीट इंक्लूड कर दो, उसके अलावा एलजेपी की यहाँ पर 5 सीट हैं, दूसरे एनडीए पार्टीज़ की 12 हैं, अदर की ये दूसरा है। ये सीट्स आप मिला दोगे तो लगभग 292 सीट्स के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। तो एनडीए के पास में 292 सीट आ चुकी हैं। और अगर हम लोग कांग्रेस की देखें तो कांग्रेस को केवल अलोन कांग्रेस दिख रहा है, जैसे हमने बीजेपी की बात करी थी ना अकेली 240, वैसी केवल कांग्रेस को देखें तो केवल 99 सीट आई हैं। 100 पार नहीं हुआ है, केवल 99 सीट आपको यहाँ पे कांग्रेस की देखने को मिलेंगी। सपा की 37 सीट है, डीएमके की 22 सीट है। लेकिन क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये अकेले नहीं है, ये पूरा इंडिया अलायंस है, आपको पता होगा ये पूरा ग्रुप बना हुआ है। तो इस ग्रुप के बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो इन सब की सीट्स अगर मिला दी जाएं तो ये टोटल 234 सीट्स आपको नजर आएंगी, 234 सीट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी।
तो दूसरी तरफ यहाँ पे गठबंधन के पास में है 234 सीट्स, इधर यहाँ पे जो एनडीए अलायंस है इनके पास में है 292 सीट्स, 292 सीट्स। तो ये एक डिफरेंस रह गया दोस्तों। अब की बार जो ओपोजिशन है उन्होंने कड़ी टक्कर दी है। अब की बार यहाँ पे ओपोजिशन एक कह सकते हो स्ट्रॉन्ग के तरीके से उभर कर आया है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको और डिटेल से बताता हूँ। अभी क्या हुआ, जब ये कल इलेक्शन समाप्त हुए तो कुछ मीम्स भी शेयर किए गए, और उसमें से एक द हिंदू के अंदर ही यहाँ पर आप देख पाओगे ये पब्लिश हुआ है कि भाई अब जो सबसे पहली नज़र है लोगों की वो है चंद्रबाबू नायडू के पास में, और साथ ही साथ में नीतीश कुमार जी के ऊपर नज़र है। ये दो व्यक्ति हैं। चंद्रबाबू नायडू जो हैं ये टीडीपी के लीडर हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी के, जो आंध्र प्रदेश में जीती है। अब चंद्रबाबू नायडू वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे। उसके अलावा जो ये जेडीयू है दोस्तों, ये बिहार के अंदर जीती है, जिसको नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं। अब दोनों यहाँ पर ये इन्होंने बीजेपी के साथ में गठबंधन बनाया हुआ है, बीजेपी के साथ में मिलकर यहाँ पर ये सरकार बनाई है। तो बीजेपी को इन दोनों पार्टीज का एक बड़ा सपोर्ट है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ये दोनों मेन व्यक्ति हैं आज के समय पर जो बीजेपी गवर्नमेंट को होल्ड करके रखे हुए हैं। तो इनके ऊपर नज़र आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग स्टेटमेंट आने शुरू हो चुके हैं। अलग अलग स्टेटमेंट कैसे आने शुरू हो चुके हैं मैं आपको सीधा एक आर्टिकल दिखाता हूँ। वेट कीजिए, ये आर्टिकल आप देखिए। यहाँ पर ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है, वो जो वेस्ट बंगाल की सीएम है, कि डोंट सपोर्ट मोदी लेड गवर्नमेंट। यानी ममता बनर्जी यहाँ पर जो नीतीश कुमार जी हैं, उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू जी हैं, इनको यहाँ पर मेंशन करती हैं कि भाई आप उनको बिल्कुल सपोर्ट मत करो। जो आपने सपोर्ट दिया है, जो आपकी सीट्स है, वो यहाँ पर खींच लो हाथ। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो खींच लीजिए, और वो पीछे दूसरी पार्टी को ज्वाइन कीजिए, अलायंस को ज्वाइन कीजिए। तो जैसे यहाँ पर ये काम होगा दोस्तों, वैसे यहाँ पर सरकार पलट जाएगी। एक प्रॉब्लम यहाँ पे गवर्नमेंट में देखने को मिलेगी, इस बार जो अनस्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा आपको नजर आएगी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। अब थोड़ा सा यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों, आजकल ना आंध्र प्रदेश की बहुत चर्चा हुई है, बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। आंध्र प्रदेश को देखोगे यहाँ पर तो जो वहाँ पे पहले हुआ करते थे वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब, ठीक है, तो ये हार चुके हैं। इनका जो पूरा असेंबली इलेक्शन था वो भी यहाँ पर ये हार चुके हैं। तो उस बेसिस पर जो ये टीडी है, दैट इज़ तेलुगु देशम पार्टी, इसके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं चंद्रबाबू नायडू, यही मेन व्यक्ति जिनकी हम बात कर रहे थे। ये अब चीफ मिनिस्टर बनेंगे आंध्र प्रदेश के, चौथी बार। इन्होंने यहाँ पर एक डिफीट किया है वाईएस जगन मोहन रेड्डी को। ये भी काफ़ी प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहते थे, आपको पता होगा। तो टीडीपी अब एक हिस्सा है बीजेपी का। बीजेपी जो यहाँ पर एनडीए अलायंस चलाता है उसका हिस्सा है टीडीपी। लेकिन टीडीपी अकेला नहीं है दोस्तों, इसके साथ जीएसपी भी शामिल है। जीएसपी मतलब जनसेना पार्टी, पवन कल्याण जी की। तो सब मिलकर यहाँ पर ये गवर्नमेंट चला रहे हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर में ये एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिला। टीडीपी की नंबर ऑफ सीट्स 135 है। मैं आपको आंध्र प्रदेश के असेंबली इलेक्शन की बात बता रहा हूँ। फिर उसके अलावा जेएनपी की 21 है, बीजेपी की 8 आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी के समय पर जो ये टीडीपी है, जीएसपी है, जनसेना पार्टी और यहाँ पर बीजेपी है, ये तीनों मिलकर यहाँ पे इस तरीके से गवर्नमेंट को फॉर्म कर चुके हैं। तो टीडीपी का एक इंपॉर्टेंट रोल है, एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है आंध्र प्रदेश में, जिसके बेसिस पर ये गवर्नमेंट बनी। ठीक है, दूसरा जो एक बड़ा चेंज देखने को मिला, अब की बार सबसे बड़ा जो चेंज नजर आया वो हुआ ओडिशा के अंदर में। ओडिशा जो कि यहाँ पर दोस्तों हमारा इंडिया का एक इंपॉर्टेंट स्टेट आपको नजर आएगा, बे ऑफ बंगाल के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। ओडिशा में जो नवीन पटनायक जी हैं, 24 साल से वहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए थे, चीफ मिनिस्टर थे। अब यहाँ पर ये जो ग्रिप है वो छूट चुकी है। तो ओडिशा में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बीजेपी यहाँ पे सरकार बना चुकी है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। अगर हम ओडिशा के असेंबली इलेक्शन में देखेंगे तो बीजेपी की 78 नंबर ऑफ सीट्स हैं, जबकि बीजेडी की 51 है, कांग्रेस की यहाँ पर 14 है। इस तरीके से आपको ये नजर आएगा। तो बीजेपी ने लगभग 78 सीट्स को जीता है, जबकि जो बीजू जनता दल है यानी कि बीजेडी, नवीन पटनायक जी की जो पार्टी है, उसको केवल 51 यहाँ पर सीट्स मिली हैं। तो उसके बेसिस पर बहुत मजबूती से यहाँ पर कह सकते हो कि बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। बीजेपी यहाँ पर अपना एक पहला मुख्यमंत्री रखने वाले हैं अब की बार ओडिशा के अंदर में। ठीक है, तो ये ओडिशा की बात हो गई। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया। उसके अलावा जब ये तो मैंने आपको असेंबली इलेक्शन का सिचुएशन बताया था, वैसे लोकसभा सीट की बात करेंगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है कि भाई ये जो इलेक्शन है ये आपके लोकसभा के इलेक्शंस हैं, प्रधानमंत्री को चुनने के लिए इलेक्शंस हैं। तो जब बात करी जा रही है लोकसभा सीट की, तो ओडिशा से 21 लोकसभा सीट है दोस्तों, जो 543 सीट्स हैं ना, उसमें से 21 लोकसभा सीट्स यहाँ पे ओडिशा से हैं। 21 में से बीजेपी ने 20 लोकसभा सीट्स को जीत लिया है। 21 में से 20 गई है बीजेपी के पास में और कांग्रेस के पास में गई है केवल 1। ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ।
तो ओडिशा में यहाँ पर बीजेपी स्टेबल तरीके से आई, वो आपने यहाँ पर देखा। ये एक बिग चेंज था, एक बड़ा चेंज था। फिर उसके बाद जिसकी वजह से यहाँ पर मतलब आप कह सकते हो बीजेपी जो सरकार बना रही है वो ओडिशा का भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर चीज़ ये हुई है कि पहले के कंपैरिजन में जो मजबूती थी बीजेपी की वो थोड़ी सी कमज़ोर हुई है, क्योंकि 2019 में आप देख पाओगे तो वो ये वाला मैप हुआ करता था। ये सैफरन कलर में जो भी है दोस्तों, ये बीजेपी को डिनोट करता है, यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है। बट अभी के समय पर ये चीज़ें बदल चुकी हैं। ये वाला हिस्सा आप देख पाओगे, यहाँ सभी जगह पर जो गवर्नमेंट्स है वो सब चेंज हो चुके हैं। काफ़ी सारी जगह पर अलग अलग सरकारें आ चुकी हैं। जो ब्लू कलर है ये आपको दर्शाता है कि ये कांग्रेस है, ठीक है। उसके अलावा रेड कलर में सपा है, इस तरीके से आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो ये सब वैसे भी एक अलायंस है, ये आपको पता होगा। तो एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिला 2019 से 2024 के बीच में। अब आती है वेस्ट बंगाल की। अब वेस्ट बंगाल भी यहाँ पर कह सकते हो, जिस वेस्ट बंगाल को लेकर जो प्रोडिक्शन किए गए थे वो भी बहुत गलत साबित हुए। मैं आपको बता रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल को लेकर कोई प्रोडिक्शन कर रहा था इतनी सीट्स आएंगी, उतनी सीट्स आएंगी, है ना, एक भारी भरकम सीट आने वाली है, ऐसा यहाँ पे बोला गया था। बट बीजेपी की सीट वहाँ पे कम हुई है, ठीक है। जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, जो टीएमसी है ममता बनर्जी की, उनकी एक बड़ी जीत हुई है बंगाल में। 29 सीट्स यहाँ पे उन्हें मिली हैं। और बीजेपी का जिसके पास में पहले 18 सीट थी वो कम होके केवल 12 सीट हो चुकी हैं। कांग्रेस को यहाँ पर एक सीट मिली है, आप ऐसा देख पाओगे। और एक स्टेट रूलिंग पार्टी है, इन्होंने अपनी लोकसभा में जो पकड़ है वो और मजबूत कर ली है, क्योंकि 2019 में टीएमसी के पास में केवल 22 सीट्स हुआ करती थी। 22 सीट्स ये जीते थे लोकसभा से 2019 में। अभी यहाँ पर दोस्तों वापस जब इलेक्शन हुए 2024 में तो इनकी 29 सीट्स हो चुकी हैं। तो मजबूती लोकसभा की अंदर इनकी थोड़ी सी बड़ी है, जबकि बीजेपी की सीट्स 18 से कम होके 12 हो चुकी हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल से, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। एक वोट शेयर में गिरावट देखने को मिली है बीजेपी की, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और वहीं पर आप देख पाओगे जो अभिषेक बनर्जी हैं टीएमसी की साइड से, वो 7.1 लाख वोट्स के मार्जिन से जीते हैं। तो एक ह्यूज मार्जिन है जो कि यहाँ पर डिनोट करता है बंगाल के बारे में, ठीक है। ये बात आपको बंगाल के बारे में समझ में आया। अब बात आती है स्पेशली तमिलनाडु की। इस बार सभी लोगों की आंखें तमिलनाडु पे जरूर थी कि ये इलेक्शन में आपकी बार एक बड़ा चेंज आ सकता है। तमिलनाडु में बीजेपी को 1-2 सीटें मिल सकती हैं, बट ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। ये आप देख पाओगे, ये एग्जिट पोल था। एग्जिट पोल ये दर्शा रहा था कि तमिलनाडु को इस बार 3 सीटें मिल सकती हैं, मतलब सॉरी बीजेपी को इस बार यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं, ये दर्शाया जा रहा था। सॉरी 2 सीटें मिल सकती हैं, बट यहाँ पर क्या हुआ, चीज़ें यहाँ पर बदल गई सर। हाँ 3 सीटें बीजेपी से मिल सकती हैं, तमिलनाडु से मिल सकती हैं, 2 सीटें केरला से मिल सकती हैं, ऐसे यहाँ पर एग्जिट पोल दर्शा जा रहा था। बट चीज़ें बदल गई दोस्तों। यहाँ पर बीजेपी को अभी भी तमिलनाडु से एक भी सीट नहीं मिली है। हाँ भले ये कह सकते हैं कि वोटिंग का परसेंटेज भले इंक्रीज हुआ है, वोटिंग का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, वोट देने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है जो बीजेपी को वोट दिए हैं, बट सीट्स यहाँ पर ये नहीं गेन कर पाए हैं। डीएमके अगेन यहाँ पे सरकार बना चुका है। डीएमके आप कह सकते हो एक स्टेबल गवर्नमेंट आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि एनामलाई हैं, काफ़ी न्यूज़ में थे, आपने देखा होगा, इन्होंने बहुत काम किया तमिलनाडु में, बहुत सारी रैलीज़ की। स्पेशली मैंने जैसा आपको पहले ही बता रखा था, साउथ से ज़्यादा वो नॉर्थ में भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए। लोग यहाँ पे इनको एज अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखते हैं। बट चीज़ें इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बदल गई, मतलब शॉकिंग रही होंगी, क्योंकि इनके कई सारे पॉडकास्ट आपने रिसेंटली देखे होंगे जहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि इस बार सीट्स बढ़कर आएंगी। इस बार ये इमेजिन कर रहे थे सीट्स आएंगी, बट तमिलनाडु में अगेन बीजेपी के पास में कोई भी सीट नहीं आई है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, सीट्स नहीं मिली हैं। तो ये एक चेंज, मतलब जो चल रहा था वैसा का वैसा चलता रहा। फिर जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ दोस्तों पूरे इलेक्शन में, और आधे से ज़्यादा लोगों को जो शॉक कर दिया गया है, वो था यूपी का। यूपी में दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। यूपी से एक भारी भरकम सीट आती है भाई, 80 सीट्स थी। तो उन 80 सीट्स में दोस्तों लोग इमेजिन करके बैठे थे कि बीजेपी को 60, 70, 75 सीट्स मिल जाएंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक बड़ा भयानक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है, आप देख पाओगे जो सपा है उनके पास में 37 सीट जाती हैं, ठीक है। बीजेपी को यहाँ पर दोस्तों बहुत कम सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से केवल 33 सीट्स, 33 सीट्स मिली हैं। अखिलेश यादव दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो वो कल के समय पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर उभर कर आए हैं ये ओपोजिशन पार्टी की साइड से। तो 37 सीट तो अकेले सपा ने जीती, लेकिन 37 के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों कुछ ओपोजिशन जो इंडिया अलायंस है, वे पूरा गठबंधन है, इसमें कांग्रेस भी है, कुछ सीट से उन्होंने भी जीती। तो सब मिल चुके हैं ये, ठीक है। तो बीजेपी लोकसभा के बेसिस पर अगर हम देखें तो आज के समय पर यहाँ पर कमज़ोर हुई है, स्पेशली यूपी के अंदर,
क्योंकि यूपी में केवल इनके पास में 33 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर में। और दोस्तों यहाँ पर बीजेपी की लीडर्स की जो कई जगह पे हार हुई है वो भी काफ़ी खतरनाक है। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे स्मृति ईरानी अमेठी से हारी हैं, जहाँ पे जो कांग्रेस कैंडिडेट थे किशोरी लाल, ये जीते हैं लगभग 1,67,196 वोट्स के मार्जिन से। इतने वोट आगे थे वो कांग्रेस के लीडर। इस तरीके से कई और बड़ी बड़ी यहाँ पर चीज़ें नजर आई। तो बीजेपी यूपी पे एक बड़ी नज़र रहेगी। और सबसे बड़ा जो चेंज, मतलब काफ़ी लोगों को शॉक कर दिया होगा, शॉक किया भी है, आपने देखा होगा, लगातार लोग उसके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अयोध्या बहुत न्यूज़ में रहा दोस्तों। इस बार जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर का भी उद्घाटन किया गया। तो अयोध्या से यहाँ पर इमेजिन कर रहे थे कि सारा गेम एक तरफा होगा इस बार, मतलब सब कुछ बीजेपी के पास में जाएगा, एक तरफा होगा। बट अयोध्या से बीजेपी नहीं जीती। ठीक है, ये भी यहाँ पर एक बड़ा चेंज देखने को मिला। तो जो सबसे बड़ा शॉक लगा है पूरे एनडीए को, वो लगा है यूपी की साइड से। ठीक है, हालांकि यहाँ पर कई स्टेट में और जैसे राजस्थान में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, भाई पूरी बहुमत के साथ में उनको सीट मिला कर दी थी, वो एकदम से कम हो गई, आधी हो गई, कहीं पर बहुत कम हो गई। वैसे यहाँ पर यूपी की साइड भी दोस्तों यहाँ पे नजर आया। आप ये देख सकते हैं कि बीजेपी को इस बार अगर हम 2019 के साइड से कंपेयर करें इस 2024 को, तो इस बार लगभग 29 सीट्स का लॉस हुआ है। 29 सीट का इस बार यहाँ पे सीधा सीधा घाटा हुआ, स्पेशली उत्तर प्रदेश से, यूपी से। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने बोला ना, एक इंपॉर्टेंट स्टेट माना जाता है पॉलिटिकल सिनेरियो में, उत्तर प्रदेश एक इंपॉर्टेंट राज्य इतिहास में भी था और अभी भी है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, यहाँ से दोस्तों 80 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो ये मैटर करता है ना। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एसपी लेड इंडिया ने एक बड़ा गेन यहाँ पे हासिल किया यूपी से। फिर एक और चेंज हुआ यूपी में, एक और चेंज हुआ है दोस्तों, जो बीएसपी है। बीएसपी एक समय पर नाम बहुत चला करता था, बहुजन समाज पार्टी, वो आज के समय पर कह सकते हो खत्म सी हो चुकी है। बीएसपी का रोल नहीं बचा। इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीएसपी एक सिंगल सीट भी नहीं गेन कर पाई है। तो बीएसपी का नाम आप कह सकते हो खत्म हो चुका है बिल्कुल इस लोकसभा के कनेक्शन के बेसिस पर। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक बड़ी पार्टी थी, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लड़ रहे थे ये लोग, है ना, सभी जगह से लड़ रहे थे, बड़ी पावर यहाँ पे मानी जा रही थी। बट बीएसपी इस 18वें लोकसभा के अंदर में एब्सेंट रहेगी। ये बीएसपी पूरी तरह से इस लोकसभा के सेशन से खत्म हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर इनकी जो जगह है वो यहाँ पर एक दलित लीडर हैं जिनकी एंट्री हुई है, आपको पता है। अब ये पार्लियामेंट में भी एंटर करेंगे डेफिनेटली, तो क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कह सकते हो जीत हासिल की है नगीना से। वो हैं चंद्रशेखर आज़ाद। इनको देखा होगा, इनका फोटो कई बार मतलब वीडियोस वगैरह चलते रहते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ पर अपनी कैंपेनिंग वगैरह बड़ी खतरनाक तरीके से की थी, तो वो नगीना से जीते हैं लोकसभा सीट। और जो वोट का मार्जिन है वो भी बड़ा है, क्योंकि वहाँ पर जो टक्कर थी वो इनके बीच और बीएसपी के कैंडिडेट के बीच थी। तो उस टक्कर में दोस्तों अगर आप देख पाओगे तो नगीना से यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ पे मिले हैं लगभग 1.5 लाख वोट से। यहाँ पर एक बड़ा मार्जिन क्रिएट हुआ है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लोकसभा में अब इनकी भी एंट्री होने वाली है। हालांकि जो बीएसपी की प्रेसिडेंट हैं मायावती जी, उन्होंने यहाँ पर कोई भी कमेंट नहीं किया इस रिजल्ट को देखते हुए। ठीक है, कोई भी टिप्पणियाँ नहीं आई हैं उनकी। फिर बात आती है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा चेंज देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी चारों के चारों सीट्स को जीत चुकी है। लोकसभा की 4 सीट्स आती हैं हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, चारों की चारों बीजेपी के हाथ में है। हालांकि थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज, मैं कहूँगा परसेंटेज में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन सीट्स जो है वो बीजेपी के पास में 4 हो गई हैं। और ये पहले भी 2019 कहो 2014 कहो, पहले भी यहाँ पर कह सकते हो ये चारों के चारों सीट्स बीजेपी के पास में थी। तो लोकसभा जो रिजल्ट्स है वो बीजेपी के लिए थोड़ा सा उनका काम आसान किया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जब बात करते हैं दोस्तों, तो बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, होम स्टेट उनका होम स्टेट है हिमाचल प्रदेश। जेपी नड्डा जी का यहाँ पर होम स्टेट है। तो 2014 हो 2019 हो, बीजेपी ने चारों की चारों सीट्स यहाँ से गेन की हैं और इस बार भी यहाँ पर वो चारों सीट्स गेन करने में सक्सेसफुल रहे। अब आती है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जम्मू कश्मीर में चेंजेस हुए दोस्तों, बहुत सारे चेंजेस हुए। अब वो जम्मू कश्मीर में क्या चेंजेस हुए वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी को 2 सीट मिली हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और बीजेपी है, इन दोनों ने कल के दिन 2-2 सीट्स यहाँ पर हासिल की हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से दोस्तों 5 लोकसभा सीट्स आती हैं, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ पर आपको नजर आएंगी। तो उन 5 में से 2-2 सीट्स इनको मिल चुकी है। लेकिन जब बात आती है कौन व्यक्ति जीता है यहाँ पर, तो एक जेल्ड कैंडिडेट हैं, जेल में है वो व्यक्ति इंजीनियर राशिद।
ठीक है, इन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे एक और हैं लारवी, तो लारवी ने यहाँ पर महबूबा मुफ्ती को हराया है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। बीजेपी ने कहाँ कहाँ पे जीत हासिल की है, उधमपुर में और जम्मू के अंदर में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का स्टेटस हो गया। बाकी लद्दाख में एक झटका फेस किया है बीजेपी ने, लद्दाख में क्योंकि फेस करना पड़ गया। रीज़न ये था, आपने देखा होगा लद्दाख में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हो रिसेंटली, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है क्लाइमेट चेंज को लेकर। सोनम वांगचुक जी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, आपको पता होगा। तो जो इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं वो यहाँ पर लद्दाख में जीते हैं। बीजेपी तीसरी पोजीशन पर आ चुकी है गिरकर। ठीक है, तो कह सकते हो बीजेपी ट्यूसडे में अपना थर्ड पोजीशन पर उन्होंने यहाँ पर समाप्त किया है, स्पेशली लद्दाख से। लद्दाख जो कि अभी रिसेंटली एक नई यूनियन टेरिटरी बना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ा गैप रहा, बड़ा मार्जिन भी यहाँ पर देखने को मिला। फिलहाल के लिए बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं ताशी ग्याल्सन, ठीक है, ये थर्ड पोजीशन पर आए हैं, जबकि 2019 में ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने लोकसभा की सीट जीती थी। इनको बड़ा भारी मात्रा में वोट मिला था, बट इस बार बीजेपी का वोट कट गया है लद्दाख के अंदर में। रीज़न ये है, बहुत प्रोटेस्ट हुए लोकल रेसिडेंट्स के थ्रू, है ना, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि यहाँ पे लद्दाख की डिमांड यह है कि उनको छठे शेड्यूल में ऐड किया जाए, जॉब्स प्रोवाइड करवाए जाएं। वो स्पेशली यहाँ पर लैंड के प्रोटेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, लोकल रेसिडेंट्स की जॉब्स के लिए बात किया है। प्रोटेस्ट हुआ तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा इलेक्शन पर नजर आया। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात। हाँ, अब आता है इंडिया का एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन, वो है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया जोन। नॉर्थ ईस्ट जो है ये अब की बार नज़र थी काफ़ी सारे लोगों की। तो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को सीट्स आई अच्छी खासी, बट अगेन 2019 के कंपैरिजन में यहाँ पे भी सीट्स कम हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर आप देख पाओगे तो वो अभी भी एक लार्जेस्ट पार्टी है पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, लेकिन 2019 के कंपैरिजन में जैसे मैंने बोला सीट्स कम हुई हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सभी जगह से दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो 25 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस रीजन में आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से 14 यहाँ पे हैं असम के अंदर में, दो करके हैं, 2 मणिपुर में, 2 त्रिपुरा में, 2 अरुणाचल प्रदेश में, 2 मेघालय में, और एक है नागालैंड में, एक मिजोरम में और एक सिक्किम में। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है दोस्तों। तो अभी यहाँ पर एनडीए को अगर आप देखोगे तो 2019 में 19 सीट्स मिली थी। कितनी? 19 सीट्स मिली थी, और अभी ये कम हो चुकी हैं। अभी ये कम होकर 2024 में केवल 16 बची हैं। तो एनडीए को यानी कि बीजेपी को 16 सीट्स मिली हैं। 2019 के कंपैरिजन में ये सीट्स कम हुई हैं। ठीक है, ये बात अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से नोट की गई। उसके अलावा गुजरात में भी एक छोटा चेंज देखने को मिला। गुजरात में क्या था, अभी तक पूरी तरह से मतलब 100% केवल बीजेपी को वोट जाया करता था, 100% वहाँ पे बीजेपी की सरकार आया करती थी। बट लगभग दशकों बाद, 10 साल बाद क्या होता है, कांग्रेस ने अपना एक अकाउंट ओपन कर लिया है गुजरात में। 2014 के इलेक्शन के बाद से तो अभी तक कांग्रेस वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, बट कांग्रेस का अब 2024 में एक अकाउंट ओपन हो चुका है गुजरात के अंदर। गुजरात में कांग्रेस ने एक सीट जीती है, वो भी यहाँ से बनसकंथा से। यहाँ पे जो ये जगह है दोस्तों, यहाँ से एक सीट जीती गई है। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी जी का होम स्टेट माना जाता है गुजरात, आपको पता होगा। तो ये वाली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पर रूरल डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, जो कि डेयरी फार्मिंग से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस एमएलए को वोट दिया। अभी वहाँ बेसिकली जो कांग्रेस हैं, कांग्रेस एमएलए रह चुके हैं 2 टाइम, तो वो यहाँ पर जीत कर आई हैं। तो मिसेस ठाकुर ये पहली महिला हैं जिन्होंने यहाँ पर ये सीट जीती है 1962 से अभी तक। पहली महिला कैंडिडेट देखने को मिलेंगी ठाकुर कम्युनिटी से आने वाली। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर ये सीट जीती है। तो गुजरात में एक चेंज हुआ है, गुजरात में कांग्रेस का अकाउंट खुल चुका है 2014 के बाद से पहली बार। ठीक है, अब एक और चीज़ बताई गई, एक बड़ा चेंज देखने को मिला राजस्थान में भी, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं थी वहाँ से थोड़ा सा मामला खराब हो गया एनडीए के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए। ओपोजिशन के लिए बढ़िया रहा। हुआ यह कि बीजेपी ने एक बड़ा सेटबैक फेस किया राजस्थान में, जबकि कांग्रेस ने काफ़ी सारे सीट्स को गेन किया। यहाँ से राजस्थान से 25 लोकसभा सीट्स आती हैं दोस्तों, और उन 25 की 25 को सीट्स को यहाँ पर गेन किया करता था। अगर आप 2014 के इलेक्शन देखोगे, 2019 के इलेक्शन देखोगे, तो बीजेपी ने सारी 25 की 25 लोकसभा सीट्स यहाँ पर जीती थी। आप ये इमेजिन कीजिए, अभी के समय पर वो लोकसभा सीट कम हो चुकी हैं। यहाँ पर एक सेटबैक लगा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि केवल और केवल बीजेपी के पास में अब की बार 11 सीट्स आई हैं, जबकि जो ओपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उनको एक बहुत बड़ा गेन हुआ है।
8 सीट से ज़्यादा यहाँ पर उनके पास में देखने को मिलेंगी, समझ गए। और अभी आपको पता होगा 2023 में ही यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे, तो उस समय पर भी यहाँ पर जो इलेक्शन जो हुए थे उस समय पर बीजेपी ने ही अपनी गवर्नमेंट बनाई थी राजस्थान के अंदर में। बट अभी के समय पर यहाँ पर भी एक जो सीन है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ है राजस्थान से। फिर बात आती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश एक इंटरेस्टिंग पोर्शन रहा और बहुत इंपॉर्टेंट रहा बीजेपी को जीत दिलाने के लिए। दोस्तों मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां से 29 सीट्स आती हैं। अब 29 सीट्स कम नहीं है, 29 सीट्स लोकसभा में आती हैं, लेकिन इस 29 की 29 सीटों पे बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई रखी। कांग्रेस को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिली, एक भी खाता यहाँ पर कांग्रेस का नहीं खुल पाया है मध्य प्रदेश में। तो बीजेपी के पर्सपेक्टिव से मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अभी इनकी जीत में भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे पहले भी मध्य प्रदेश में पकड़ रही है बीजेपी की। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश से एक सीट कांग्रेस के पास में आया करती थी, ठीक है, तो वो थी छिंदवाड़ा की। अभी बेसिकली कांग्रेस की वो छिंदवाड़ा वाली सीट भी जा चुकी है, ठीक है। तो अभी ये सारा का सारा जो बीजेपी के 29 सीट्स हैं मध्य प्रदेश की, उसको बीजेपी ने जीता है, बीजेपी ने होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश का स्टेटस देखने को मिला। एक सबसे बड़ा चेंज आया हरियाणा के अंदर भी। हरियाणा में अगर आप देखोगे तो 2019 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। मतलब कि सारी की सारी सीट्स, क्योंकि हरियाणा से दोस्तों 10 सीट्स आती हैं, ठीक है, तो सारी की सारी 10 की 10 सीट यहाँ पे 2019 में बीजेपी ने जीती थी। लेकिन अब की बार 2024 में यहाँ पे भी कम हो गई। कांग्रेस ने यहाँ पे भी कम बैक किया है, 5 सीट्स को वापस से जीत लिया है हरियाणा के अंदर में, ठीक है। तो 5 सीट्स अभी कांग्रेस के पास में जा चुकी हैं। तो बीजेपी हरियाणा से भी कमज़ोर पड़ी। रीज़न बताया जा रहा है यहाँ पर जो अग्निवीर वाली यहाँ पर जो इशू हुआ था वो, क्योंकि हरियाणा राजस्थान ये एक ऐसे स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ पे आर्मी में ज्वाइन करते हैं, जगह जगह ज्वाइन करते हैं, डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करते हैं। तो अग्निवीर की वजह से एक बड़ा सेटबैक हुआ है, ऐसा माना जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान में भी एक प्रॉब्लम आई है और साथ ही साथ में यहाँ पर दोस्तों आपको हरियाणा में भी एक बड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी। अब बात आती है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में यहाँ पर हैट्रिक हुआ है। हैट्रिक कहने का मतलब है बीजेपी की यहाँ पर एक हैट्रिक देखने को मिलेगी। तीसरी बार इन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड की सारी सीट्स को जीता है। 5 की 5 सीट्स यहाँ पर बीजेपी के पास में आपको देखने को मिल जाएंगी उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड पे अभी भी यहाँ पर पूरा कंट्रोल देखने को मिलेगा और एक ह्यूज मार्जिन से यहाँ पर जीत हुई है उत्तराखंड के अंदर में। फिर बात आती है दिल्ली की, और एक बड़ा चेंज हुआ दिल्ली में भी। आम आदमी पार्टी की जितनी भी सीटें थी दोस्तों वो यहाँ पर लूज हो चुकी हैं, वो सारी सीट्स बीजेपी को यहाँ पर गेन हुई है दिल्ली के अंदर में। तो आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ इन लोकसभा इलेक्शंस में। अब लोकसभा रिप्रेजेंटेशन बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो दिल्ली की साइड से यहाँ पे आम आदमी पार्टी 0 है और जो बीजेपी है उनको यहाँ पर गेन हुआ है, उनके पास में ये 7 सीट्स चली गई हैं, ठीक है। अगर आप देख पाओगे तो आम आदमी के लिए स्पेशली पंजाब इंपॉर्टेंट रहा। पंजाब में यहाँ पर उनको 3 सीट मिली हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो एक इम्प्रूवमेंट हुआ है बीजेपी के परफॉर्मेंस में इन पर्टिकुलर इलेक्शंस में। तो यहाँ पे कह सकते हो बीजेपी का गेन हुआ है, स्पेशली दिल्ली से 7 सीट्स यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं एनडीए के पास में। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे बोला जा रहा है जो ये लोकसभा के पोल्स हैं, जो इलेक्शंस हैं, इनका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। कुछ स्टेट्स में तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, जैसे यूपी से शॉकिंग आया। अधिकतर लोगों के लिए शॉकिंग होगा वो, स्पेशली अयोध्या वाले रीजन से। अब बात यह है, ऐसे यहाँ पर तेलंगाना से भी देखने को मिला दोस्तों। तेलंगाना में लास्ट टाइम अगर हम बात करेंगे, उससे पहले तो बीजेपी थी नहीं, लेकिन 2014 में बीजेपी के पास में तेलंगाना से केवल 1 सीट हुआ करती थी, ठीक है। फिर 2019 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो बीजेपी के पास में 4 सीट्स हो गई। और अभी यहाँ पर इलेक्शंस दोस्तों 2024 में जो हैं बीजेपी के यहाँ पे 8 सीट हो चुके हैं। तो बीजेपी का जो रोल है तेलंगाना में वो तेजी से इंक्रीज हो रहा है, उनका एक स्ट्रांग होल्ड बढ़ता चले जा रहा है। AIMIM के पास में 1 सीट है, बीजेपी के पास में 8 सीट हैं और INC जो यहाँ पर आपकी कांग्रेस है उनके पास में 8 सीट हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको तेलंगाना का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। कांग्रेस और बीजेपी को 8-8 सीट यहाँ पर मिल गई हैं, AIMM को 1 मिली है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे 17 सीट्स आती हैं लोकसभा से, मतलब तेलंगाना से। तो बीजेपी का कह सकते हो कि जो रोल है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, ये बात यहाँ पे बताई गई। हाँ, अब ये रोल इंक्रीज़ कैसे हुआ, क्योंकि दोस्तों 2019 में कांग्रेस के पास भी 3 सीट थी, 2014 में 2 सीट थी, अब इनके पास में भी बड़ी हैं। रीज़न यह है कि तेलंगाना से एक पार्टी ख़त्म हो गई,
जो ये पिंक कलर में आप देख पा रहे हो 2019 में जो ये पिंक कलर की पार्टी है बीआरएस। इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे 2014 में ये जो पिंक कलर वाला रोल है ये है बीआरएस। इंपॉर्टेंट रोल था। 2014 में बीआरएस के पास 11 सीट थी, 2019 में 9 सीट थी। अब की बार बीआरएस के पास एक भी सीट हाथ नहीं लगी है 2024 में। तो ये तेलंगाना का कुछ स्ट्रक्चर चेंज हुआ। अब थोड़ा सा साउथ इंडिया की साइड चलते हैं। साउथ इंडिया के बेसिस पर वैसे हमने तमिलनाडु की बात कर ली है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। जो एम के स्टालिन साहब हैं वो सारी की सारी सीट जीत चुके हैं आज के समय पर। डीएमके के पास में 22 सीट आई हैं, कांग्रेस की 9 सीटें, सीपीआई की 2 सीटें, सीपीआईएम 2 सीट। यहाँ पे बीजेपी का खाता नहीं खुला है तमिलनाडु में इस बार भी। काफ़ी काम किया गया लेकिन खाता नहीं खुला। लेकिन मैं आपको बता दूं बीजेपी ने डबल डिजिट वोट शेयर टच किया, जैसे मैंने आपको बोला है ना। मतलब वोटिंग में जो परसेंटेज होता है वो वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, लोगों ने वोट किया है बट वो सीट्स नहीं जीत पाए हैं। तो ये तमिलनाडु से पूरा डेटा निकल कर आया। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपने गुजरात वाले केस में देखा गुजरात में कांग्रेस का खाता खुला, उसी प्रकार से केरला में बीजेपी का खाता खुला है। ये यहां पर बताया गया। बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, स्पेशली केरला के जो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी पार्टी के, वो हैं यहाँ पर सुरेश गोपी जी। तो यहाँ पर जो ये सुरेश गोपी जी आपको दिख रहे हैं, ये अभी पार्टी के स्टेट हेडक्वार्टर्स में है तिरुवनंतपुरम में। ये यहाँ से जीत कर आए। और दोस्तों ये जीत थोड़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। रीज़न ये है कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। ये जीत यहाँ पर हुई है केरला में, वो भी है ना थ्रिसुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगभग 74 से लेकर 75 हज़ार वोट्स के मार्जिन से यहाँ पर सुरेश गोपी जीते हैं। एक्टर हैं, एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन आप इनको बोल सकते हो सुरेश गोपी। तो इन्होंने एक पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी है। डेफिनेटली यहाँ पर ये केरला में एक बड़ा कह सकते हो रोल हो सकता है, या केरला में एक चेंज हुआ है। शौक है दूसरी पार्टीज केरला के अंदर में कि भाई बीजेपी को एक भी सीट यहाँ पे कैसे मिली, क्योंकि लंबे समय से वहाँ पे सीट है ही नहीं। ठीक है, बीजेपी को कोई गेन नहीं मिला है, बट पहली बार एक सीट मिल चुकी है। तो बीजेपी ने फाइनली अपना एक अकाउंट ओपन किया है केरला में इस लोकसभा इलेक्शंस के अंदर में, जहाँ पर अगर आप देखोगे तो विक्ट्री है काफ़ी बड़ी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो मेंबर हैं ये 74 से 75 हज़ार वोट से आगे थे। ठीक है, और मैंने बोला जो पार्टीज हैं केरला में, जैसे एलडीएफ है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, एक यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, वैसे ये मेजोरिटी में है, क्लियर तरीके से इनकी जीत हुई है। बट ये पार्टी शॉक रही, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एक भी सीट बीजेपी की यहाँ पर खाता भी खुलेगा केरला में। बट यहाँ पे सुरेश गोपी जी को जो सीट मिली है वो है 4,12,338 वोटों के साथ में, जिसकी वजह से जो एलडीएफ के ही एक बहुत पॉपुलर लीडर हुआ करते थे उन्हीं को यहाँ पर 202nd पोजीशन पर ढकेल दिया गया। ठीक है, उनको यहाँ पर एक सेटबैक लगा है, वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। ये फोटोज़ आपने देखी होंगी, कल ये भी चल रही थी, वीडियोज़ यहाँ पे इनकी चल रही थी। तो केरला की बात हमने यहाँ पर की। तो केरला में वैसे कांग्रेस लेड जो यूडीएफ है वो यहाँ पर एक बड़ी जीत हुई है उनकी, यूडीएफ की, जैसे मैंने आपको बोला, क्योंकि यूडीएफ की सरकार है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, एलडीएफ है, तो उनकी जीत हुई है, बड़ी जीत है। बट बीजेपी का एक अकाउंट खुला है, वो यहाँ पर बताया गया। अब जो भी चीज़ें हैं उस बेसिस पर यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। बीजेपी की जो पावर्स हैं वो डेफिनेटली कम हो चुकी हैं, और वो पावर्स डिपेंड करती हैं टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और साथ ही साथ में जेडीयू के नीतीश कुमार जी के ऊपर। ये किस तरीके से आगे रहते हैं, बीजेपी के साथ में मिलकर रहते हैं या कोई चेंज करते हैं या पलटते हैं। तो इसकी वजह से दोस्तों एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है आने वाले समय पर। खैर वो सब चीज़ें समय के साथ में चेक की जाएंगी, वो मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। बट जब कल ये सब कुछ इलेक्शंस वगैरह समाप्त होते हैं, पीएम मोदी का स्पीच होता है, वो यहाँ पर मेंशन करते हैं कि जो एनडीए है यानी बीजेपी है, ये लगातार बड़े बड़े डिसीजंस लेगी अपने थर्ड टर्म में भी, और एक यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे उनको लेने का यहाँ पर काम करेगी। ये बात आपको समझ में आ गई। बाकी ममता बनर्जी जैसे मैंने आपको बताया जोर देती हैं नीतीश कुमार जी के ऊपर, नायडू जी के ऊपर में, कि आप तुरंत हटिए वहाँ से, ठीक है, और इंडिया अलायंस को ज्वाइन कीजिए। तो उसमें भी देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। बट ये देखिए एक एडिटोरियल भी आज के न्यूज़पेपर में, कुछ काम की चीज़ है। इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के अंदर में, ये जयति घोष, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये जो पूरा इलेक्शन है ना, यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस का जो इम्पोर्टेंस है उसको यहाँ पर ज़रूर से देखना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को जो सेटबैक लगा है इस बार, जो रूलिंग पार्टी है उनको हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट और हाईएस्ट इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पर सेटबैक लगा है। एक तो बेरोजगारी, डेफिनेटली यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है ना। दूसरा यहाँ पर जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई है वो, ये दो मेन रीज़न रहे, ये माने जा रहे हैं। आर्टिकल्स में भी यहाँ पर इकोनॉमिस्ट वो मेंशन कर रहे हैं, ये दो मेन रीज़न रहे जिसकी वजह से बीजेपी अब की बार कमज़ोर पड़ी।
भले ही यहाँ पर जो इंडियन इकॉनमी है वो एक टॉप परफॉर्मर के तौर पर नजर आई, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बढ़े, है ना, आगे यहाँ पर हम और ज़्यादा इसमें ग्रो करेंगे, बट द थिंग इज़ जो बेसिक चीज़ें थी, जो इम्पॉर्टेंट नेसेसिटीज़ थी, जो एसेंशियल आइटम्स थे, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है गैस सिलेंडर्स हो गए, है ना, फ्यूल के प्राइसेस हो गए, तो इसमें डेफिनेटली यहाँ पर एक इन्फ्लेशन देखने को मिला था, ये प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, है ना, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर बीजेपी को सेटबैक लगा है, वो यहाँ पर राइटर एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी बात, जॉब्स की कमी थी अभी करंट गवर्नमेंट के अंदर में, है ना, पिछले 10 सालों में जॉब्स कम आई हैं, वैकेंसीज कम आई हैं, है ना। दूसरी तरफ ओपोजिशन पार्टी ने सीधा प्रॉमिस कर दिया भाई हम आते ही 30 लाख जॉब्स लेकर आ जाएंगे, तो एकदम से यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ कि भाई 30 लाख जॉब, गवर्नमेंट जॉब तुरंत आएंगी, तो इस तरीके से यहाँ पे वोटिंग शेयर एकदम से चेंज भी हो गया है, ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है राइटर के थ्रू। फिर ये बात करती हैं कि कांग्रेस ने प्रॉमिस भी कर दिया था किस चीज़ को लेकर, 1 लाख रुपये पर ईयर, जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपये सालाना दिया जाएगा, 8,500 रुपये पर मंथ। ये बात राहुल गांधी जी यहाँ पर मेंशन करते हैं, जिसके बेसिस पर जो वोटर्स है वो एकदम से चेंज हो गए होंगे, ये अनुमान लगाया जा रहा है। फिर अग्निवीर स्कीम एक बड़ा सेटबैक रहा। अग्निवीर स्कीम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था देश में, आपको पता होगा दोस्तों, तो इसकी वजह से भी बीजेपी की परफॉर्मेंस जो है राजस्थान और हरियाणा में यहाँ पर एक सबसे बड़ा डेंट जो लगा है वो अग्निवीर स्कीम की वजह से लगा है, क्योंकि ये 2 स्टेट्स जाने जाते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा नौजवान लोग डिफेंस फोर्सेस या पैरामिलिट्री को ज्वाइन करते हैं। फिर अब ये बात हो रही है कि एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि अब की बार बीजेपी की जो पुअर परफॉर्मेंस थी उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, बहुत ज़्यादा वो न्यूज़ में आपको देखने को मिलेंगी, है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे यहाँ पर यूज़ किए जा रहे थे दोनों पार्टीज़ की साइड से, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आज के समय पर नजर आई हैं। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है एक और रीज़न, जो कि मैं ही मानता हूँ, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल पार्टी हो तो अगर आप दूसरी साइड देख पा रहे हो वो एक करप्शन लीडर है और वो लीडर आपकी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है, उससे छवि खराब होनी है। तो बीजेपी ने ये काम किया, उन्होंने करप्ट लीडर्स को, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबको अपने साथ में लेते चले गए, सबको अपने में इंक्लूड करते चले गए कि भाई वहाँ पे वो तो उसको आप करप्ट कर रहे थे, पहले आप उसको वहाँ पे भ्रष्टाचारी बता रहे थे, उसको बाद में आपने हाथ में ले लिया, बाद में अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा लिया। तो वो कहीं ना कहीं एक मेन रीज़न माना जा सकता है इस पर्टिकुलर सेटबैक के पीछे का, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। सवाल यह है कि अभी के समय पर जो सरकार बनी है उसमें क्या बदलाव आ सकता है। देखो, पहली बात, जब मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 के अंदर में, तो वो एक क्लियर विन थी, क्लियर जीत थी बीजेपी की, उनके पास में 272 से ज़्यादा यहाँ पर सीट्स थी। ऐसी 2019 में भी पूरी पकड़ थी, जो मन चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं, कोई पार्टी आ रही है जा रही है उनको कोई मतलब नहीं, पूरा पकड़ बीजेपी का था। लेकिन अभी के समय पर सिचुएशन बदल चुकी है, बीजेपी के पास केवल 240 सीट्स हैं। हालांकि अगर पार्टी की बात करेंगे तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी भी बीजेपी है 240 सीटों के साथ में। बट द थिंग इज, अब ये जो पॉलिटिक्स चलने वाली है दोस्तों 5 साल, ये कोएलिशन वाली पॉलिटिक्स चलने वाली है। सवाल यह है कि क्या भारत में अभी तक कोएलिशन हुई? बहुत हुई, कोएलिशन वाली पार्टीज चली हैं, ऐसा नहीं है नहीं चली है। बीजेपी को है एक्सपीरियंस चलाने का, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पर चलाई थी वो साथ में जो कोएलिशन वाली पॉलिटिक्स है वो। तो कोएलिशन में सरकार चला सकते हैं, लेकिन अभी देखते हैं करंट समय पर किस तरीके से चलाई जाएगी, क्योंकि ये वाली जो गवर्नमेंट होती है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर सरकार बना रहे हैं, वो थोड़ी सी गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी फिर चाह रहती है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है, तो आपको हर एक व्यक्ति को मना के चलना पड़ेगा। अब जैसे टीडीपी है, जेडीयू है, हर एक को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, कोई भी रूठा वहीं पे काम बिगड़ा, समझ गए। तो ये थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। अब कोई डिसीजन होगा जिसपे बीजेपी रेडी है, जेडीयू रेडी नहीं है, या टीडीपी रेडी नहीं है, तो क्या बीजेपी उसको पास कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर 272 से ज़्यादा सीट्स होती तो वो सोचते यार जाओ मत जाओ, सरकार तो हमारी रहेगी, पास कर देते, समझ गए। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। तो बीजेपी अभी वापस एक कोएलिशन गवर्नमेंट पर आ चुकी है। 2014-2019 में बड़ी जीत थी, बहुमत में वोट्स हासिल थे, बट अभी के समय पर वापस से वो कोएलिशन में आ चुके हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। फिलहाल आगे पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो सब धीरे धीरे करके पता चलेगा। वर्ल्ड जो लीडर्स है दोस्तों, दुनिया भर के लीडर्स ने ऑलरेडी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको बधाइयाँ देना शुरू कर दिया है। अब मैं आप लोग का स्टेक जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है क्या इश्यूज़ रहे, क्या मुद्दा रहा? एक चीज़ ये भी थी दोस्तों, अब की बार बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया गया था तो पार्टी की साइड से, और वो कॉन्फिडेंस शायद ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया, जो कि 400 पार का यहाँ पर जो स्लोगन चल रहा था।
आपकी नज़र में क्या राय है उस चीज़ को लेकर वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ है आपके बार पॉलिटिक्स के अंदर में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। इस वजह से यहाँ पर थंबनेल लगाए, एक नया मोड़ देखने को मिला इस बार पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर में। खैर, जो भी गवर्नमेंट चलनी है अभी के समय पर, खैर बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है, क्या क्या अपडेट्स आएंगे। जो भी अपडेट्स आएंगे ऑलरेडी मैं आपके साथ में कनेक्टेड हूँ, डेली वीडियोज़ आते ही हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक होलिस्टिक एनालिसिस दे दिया है, इलेक्शंस का पूरा समरी आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो चाहो तो आप ये वीडियोज शेयर कर सकते हो आपस में, जिनको भी यहाँ पर इलेक्शंस के बारे में जानना है, आखिरकार क्या हुआ है, क्या स्थिति है आज के समय पर। चलिए आगे आते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपके पास में एक बढ़िया मौका है ज्वाइन करने का। यहाँ पे डेली करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह दिए जाते हैं, जो भी आपका डिस्कशन होता है उसके प्रॉपर पीडीएफ्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रेडी करके दिए जाते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज कर दो कि वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा, आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे, अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करना। चलिए, बाकी आज स्टार्टिंग मैंने आपसे बोला था इराक को मैप में जाकर ज़रूर से देख लेना। तो इराक न्यूज़ में है, इराक की कैपिटल है बगदाद। ठीक है, तो इराक कहाँ पर है न्यूज़ में, मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका जो मैप वगैरह वो दिखा देता हूँ, इसके पॉलिटिकल फीचर्स क्या हैं। तो इराक दोस्तों ये है, ठीक है, इराक ओपन होता है पर्शियन गल्फ में, यहाँ पर आपको पर्शियन गल्फ भी नजर आएगा। इराक के आसपास कई सारे कंट्रीज जो कि इसके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, जैसे नॉर्थ में टर्की है, ईस्ट में ईरान है, वेस्ट में सीरिया एंड जॉर्डन है, एंड साउथ में सऊदी अरेबिया एंड कुवैत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये सीरिया हो गया, ये जॉर्डन हो गया, ये हो गया टर्की, ये हो गया ईरान, ये हो गया कुवैत, ये हो गया सऊदी अरेबिया। ये कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे अभी के समय पर इराक के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं, बॉर्डर, और इसकी इराक की कैपिटल हो गई बगदाद। समझ गए। मैरीटाइम बाउंड्रीज, तो मैरीटाइम बाउंड्रीज एक छोटा सा ही टुकड़ा है इनका जो समुद्र के साथ में शेयर होता है, स्पेशली ये हमारा पर्शियन गल्फ है। इसी पर्शियन गल्फ में यहाँ पर इराक का एक द्वार खुलता हुआ नजर आता है। जोग्राफिकल फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं स्पेशली, तो नदर्न इराक में अगर आप देख पाओगे जहाँ पे ईरान के साथ में बॉर्डर को शेयर करते हैं, वहाँ पर सिंजर माउंटेन्स हैं, जैग्रोस माउंटेन्स भी नजर आएंगे। नदी की बात करेंगे तो तिग्रिस और यूफ्रेट्स, ये दो इंपॉर्टेंट नदियाँ इराक से बहती हैं। झीलों की बात करेंगे तो यहाँ पर एक झील है हबानिया और दूसरी है रज़ज़ा या फिर लेक मिल। ये एक मैनमेड लेक है दोस्तों, जो अभी खतरे में है कि सूख रही है। तो ये दो झीलें भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट झीलें मानी जाती हैं इराक की। तो ये बेसिक जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस हो गया, कुछ बेसिक डेटाज हो गए जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। नाउ चलिए आते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था कि जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में जो कार्नियन प्लूवियल एपिसोड है एज अ प्राइमरीली नोन फॉर कोजिंग, ये बेसिकली किस चीज़ को मतलब करने में, ये कह सकते हो ये जो टर्म है वो यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ये जो टर्म है ये डिनोट करता है एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंटेंस ग्लोबल रेनफॉल, जहाँ पे दुनिया भर में बारिश हो रही हो, एक भीषण बारिश हो रही हो, उस चीज़ को यहाँ पर दोस्तों ये डिनोट करता है। तो चलिए आपको बताता हूँ ये पीरियड है क्या। तो कार्नियन प्लूवियल एपिसोड ये हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 234 से लेकर 232 मिलियन साल पहले, यानी जो लेट ट्रायसिक पीरियड था उस समय पर ये एपिसोड यहाँ पे दोस्तों आया, जिसमें दुनिया भर में एक इंटेंस रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिला। एक बड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ, दुनिया भर का टेम्परेचर तेजी से बढ़ा, नमी देखने को मिली, बारिश भयंकर तरीके से हुई। ये स्पेशली वो पीरियड था जहाँ पे दुनिया भर में बारिश हो रही थी, और ये सब हुआ किसकी वजह से, ज्वालामुखी फटने की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से। और ये जो इरप्शंस थे, जो वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, ज्वालामुखी फटे, इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, सब एटमॉस्फेयर में मिली, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, टेम्परेचर गर्म हुआ, है ना। उसके अलावा जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल है वो और ज़्यादा मजबूत हुई, जिसके बेसिस पर बारिश बढ़ी और वो साइकिल ऐसी देखने को मिली। तो कह सकते हो एक्सटेंडेड पीरियड था ग्लोबल रेनफॉल का ये कार्नियन प्लूवियल एपिसोड। तो ये हमने इतिहास में कार्नियन प्लूवियल एपिसोड के बारे में भी बात कर लिया। आई होप इसके बारे में क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का पूरा एनालिसिस। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बताया कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे पास में कुछ ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ें नहीं हैं। आपको पॉलिटिकल सिनेरियो का एनालिसिस करना था तो वो मैंने आपको करवा दिया। वैसे मैं आज वीडियो लाने की कोशिश मतलब ये नहीं थी। हाँ, एक चीज़ और, लोग कह रहे थे मॉर्निंग वाला वीडियो सर आपने बंद कर दिया, को बंद नहीं किया यार, है ना, बीच में कुछ काम था इस चक्कर में वो स्किप हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले प्रॉमिस कर रखा है, जो वीडियोज़ स्किप हुए हैं 2 और 3 तारीख के, उन वीडियोज़ का जो कॉन्टेंट है वो छोड़ा नहीं जाएगा। उन वीडियोज़ का कॉन्टेंट आगे वाले वीडियोज़ में मिला दिए जाएंगे। और संडे में आपका द हिंदू का वीडियो तो आता है, वो मॉर्निंग वाला वीडियो नहीं आता है। तो बीच में संडे हो गया, तो उसके बाद मंडे ट्यूसडे ये वीडियो नहीं आ पाया।
आज वेडनेसडे हो गया, तो कल से वापस से रिकंटिन्यू करेंगे और इस बार संडे में भी यहाँ पर एक वीडियो आ जाएगा। तो इसमें जो आपका पेंडिंग डेटा है या पेंडिंग करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग वाला वीडियो काफ़ी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें क्वेश्चंस वगैरह मिलते हैं, शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स मिलते हैं, इसमें एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिल जाता है। तो उसके लिए परेशान ना ये होइएगा, क्योंकि पहले लोगों को लग रहा था वीडियो बंद हो गया। वीडियो बंद नहीं हुआ है यार, कभी कभी ना बहुत सारे इशूज़ से गुजरना पड़ता है। ठीक है, आपको मैं आगे बताऊंगा ज़रूरत पड़ेगी तो, स्पेशली यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आज के समय पर हो रही हैं, तो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर आपके साथ में शेयर करूँगा। तो अभी जो है मैं मतलब उसको ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ शेयर करना, इस चक्कर में थोड़ा वो काम में अटके हुए हैं। तो अभी 1-2 दिन वेट कर लो। वेट नहीं करना मतलब कल से आपको दोनों वीडियोस वैसे देखने को मिल जाएंगे, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर इन चीज़ों को मेंटेन कर पाऊँ। एनीवे, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।